Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary, and this vocabulary session consists your idioms and phrases. And all these idioms and phrases have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly and meaningfully. देखेंगे बेटा, जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके इम्तिहान में आते हैं उनको हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। आज जो हम कर रहे हैं ये स्टेटमेंट्स के रूप में दिए गए थे काफ़ी हद तक, और पहले जो हमने डिस्कस किए हैं वो केवल ईडियम होता था। आपका क्या होता था, सिर्फ ईडियम और नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते थे ताकि उसके मीनिंग को आप पहचान सकें। लेकिन अब क्या है, स्टेटमेंट से हम उसके आंसर को, उसके मीनिंग को, उसके मैसेज को, उसके थीम को, उसके एसेंस को क्या कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, ड्रॉ आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे बेटा, पहला आया सोफिया। पहली बात तो यहाँ पर एक शब्द आया सोफिया। सोफिया क्या होता है बेटे, आपको एक टर्म करवाई गई थी फिलॉसफी। फिलॉसफी, द वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, फिलोस प्लस सोफिया। Philo stands for love and Sophia stands for knowledge or wisdom. So love for knowledge or wisdom is known as philosophy, or you can simply say the analytical study of somebody or something. किसी भी चीज़ का तात्विक अध्ययन, तत्व ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ पर नाम आया सोफिया। सोफिया द सिनेजोर। ये सिनेजोर क्या होता है बेटे, आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था द नेकलेस। उस पाठ के अंदर आप लोगों की एक कैरेक्टर आती है मटिल्डा। ये एक फ्रेंच स्टोरी थी आपकी। जब मटिल्डा बॉल में जाती है, बॉल यानी डांस पार्टी में जाती है, तो वहाँ पर वो सबकी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उस सेंटर ऑफ अटेंशन और अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिनेजोर। Sophia the Senator was over head and ears in love with Raj. Over head and ears, ये हमारा क्या आया है बेटा, ईडियम आया है। इसे पहचानने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब होता है पूरी तरह से किसी चीज़ में डूबा होना, लिप्त होना। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओवर हेड एंड ईयर्स। यहाँ पर दिया गया है इन लव। वैसे आम तौर पे आता है मिस्टर XYZ इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। वो ऋण में, कर्ज में उसका बाल बाल डूबा हुआ है। बाल बाल कर्ज में डूबा होने को क्या कहते थे वहाँ पर, ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। तो वैसे ही यहाँ पर ये पूरी तरह से क्या है, उसके प्यार में पागल है, उसकी दीवानी हुई फिर रही है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसका देखेंगे क्या है। पहला आया केयरफुली। बेटे केयरफुली हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि केयरफुली का मतलब तो होता है जो कॉशियसली की बात करता है। ठीक है, जब हम अटेंटिवली किसी चीज़ को कंसिडर करते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अटेंटिव होना, कॉशियस होना, केयरफुल होना, एक तरीके से अवेयर होना, अपनी अवेयरनेस को दिखाना, वहाँ पर आता है केयरफुली। तो ये तो सावधानी पूर्वक आ जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कहता है बेटे कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब है थॉरोली। थॉरोली का मतलब है फुली। फुली का मतलब है होली, पूर्ण रूप से, टोटली। ठीक है, इन एवरी वे पॉसिबल, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं कंप्लीटली का। तो बेटे कंप्लीटली हमारा हो सकता है। ब्रिलियंटली ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, ब्रिलियंट, आप जैसे जो विद्यार्थी होते हैं ये क्या हैं, जो स्कॉलर टाइप के हैं, जीनियस हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्रिलियंट कहते हैं। तो ब्रिलियंटली तो वेरी ब्राइटली के लिए भी यूज़ किया जाएगा, वेरी सक्सेसफुली के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। एक्सीलेंटली के लिए भी यूज़ कर देते हैं। ये एलिमिनेट हो गया। कॉशियसली, बेटा केयरफुली और कॉशियसली दोनों ही क्या थे हमारे, ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं। बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट यू, अबाउट व्हाट यू से और डू, दैट इज नोन एज केयरफुल और कॉशियस। ठीक है बेटा, जब आप किसी डेंजर से बचने की बात करते हो, किसी मिस्टेक आदि से बचने की बात करते हो और उस समय पे पूरी सावधानी बरतते हो, वो क्या होता है, कॉशियस होता है, केयरफुल होता है। हमारा आ जाएगा कंप्लीटली। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ दियर फेलियर इन द बिजनेस इज दैट। पहली बात बेटे, यहाँ पर द रीजन आया। अब वहाँ पर अगर वाई होता, ठीक है, तो बच्चे वहाँ पर क्या लगा देते हैं, बिकॉज लगा देते हैं। ऐसे ही द रीजन आया तो इसके साथ दैट कब आएगा ये भी जानना होता है। द रीजन वाई ही फेल्ड इज दैट,
यहाँ पर भी हमने क्या लगाना है, दैट इज बिकॉज नहीं, बिकॉज लगाते ही वो गलत हो जाएगा। ये कंजंक्शन के टॉपिक में आपके एसएससी सीजीएल में कई बार आ चुका है बेटा। द रीजन ऑफ देयर फेलियर इन द बिजनेस इज दैट बोथ राज एंड हिज वाइफ वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब यहाँ पर देखेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बाय भी लिखा जाता है और इन भी लिखा जाता है बेटे। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमारे यहाँ कॉमनली क्या यूज़ किया जाता है, बाय का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में बात की जाए इसकी तो कई बार आप क्या कहते हैं, नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे। इसका मतलब क्या होता है, कोई नया नया व्यक्ति किसी नाम धाम को लेता है, राम का नाम रटना शुरू करता है, तो वो क्या करेगा, जब याद आएगी उसी टाइम उसका जाप करना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं मोटे तौर पे कहूँ, जैसे मेरी माँ जी किसी व्यक्ति के नाम का, जैसे उनके कोई गुरु हैं, उनका नाम लेना शुरू किया उन्होंने तो बेटे जब भी याद आता है उनका नाम लेना चालू कर दिया जाता है। ठीक है, इसको फिर हिंदी में क्या बना दिया गया, नई नई मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह पुकारे, ये बना दिया गया। ये हमारा संदीप बैठा है, तो संदीप जी एक नई बाइक लेकर आए थे, और जब वो बाइक इन्हें मिली तो ये गार्डन गार्डन थे बेटा। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, he was on cloud 9, he was in the seventh heaven, he was in the full swing of his life। फूला नहीं समा रहा था ये, और बेटे खुद चाहे 10 दिन में एक बार नहाता हो, लेकिन बाइक के एक दिन में 10 बार कपड़ा मारना होता था। वो नया नया शौक था, और आज 2 साल हो चुके कपड़ा मारे हुए भी, क्योंकि अब वो पुरानी हो चुकी। तो जब कोई नई नई चीज़ आती है उसके प्रति जो क्रेज़ होता है उसकी बात की गई है, और वो रुक रुक कर क्या करता है उसके बारे में सोचता है। तो जब हम किसी चीज़ को इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स यानी दौरे, दौरा पड़ा और वो एकदम से एक्टिवेट हो गया, चालू हो गया। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कैसे करते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंटली करते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं अंजाम देते। एक बार शुरू हो गया फिर ख़त्म कर दिया, फिर शुरू कर दिया फिर ख़त्म कर दिया, कभी कब इसी तरीके से चलता है। कंसिस्टेंटली तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बेटा इर्रेगुलरली, ये हो सकता है इनकंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए। इन हाई स्पिरिट्स, बेटे हाई स्पिरिट्स में तो क्या है, आपके जब ऊंचे भाव होते हैं, आपके मन में किसी चीज़ के प्रति बहुत अच्छे विचार होते हैं, और आपके मन में एक एंथुजियाज्म होता है, जेस्ट होता है, फर्वर होता है। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट है बेटे एंथुजियास्टिकली, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, एंथुजियास्टिकली का मतलब क्या बताया मैंने अभी मैंने बताया जब आपके फर्वर की बात करते हैं, जेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, जब आप पूरी तरह से जोश में भरे हुए हैं, व्हेन यू फील जीलस, नॉट जेलस, जेलस हो जाएगा ईर्ष्यालु, जीलस, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं आप, आपके एंथुजियास्टिकली। नेक्स्ट है बेटे रोजी द ऑर्फन गर्ल। पहली बात तो रोजी द ऑर्फन गर्ल। बेटे अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गाल, गाय ये बोलते हो, गाय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बॉय के लिए किया जाता है। गाल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लड़की के लिए किया जाता है। रोजी द ऑफन गर्ल, गैल गर्ल के लिए आया, ऑफन किसके लिए आया, अनाथ के लिए आया। एक जगह होती है जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, दैट इज़ नोन एज ऑफनेज, अनाथालय। ठीक है, तो ऑफन लड़की है बेटे, हैड टू स्टैंड ऑन हर फीट वेरी अर्ली इन हर लाइफ। उसे अपने जीवन में बहुत पहले आरंभिक दौर में ही, बचपन में ही क्या करना पड़ा था, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा था। इसका मतलब क्या है, जिम्मेदार होना पड़ा था। इसका मतलब क्या है, सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ा था, अपने अंदर ही पर्याप्त होना पड़ा था, खुद ही आत्मनिर्भर होना पड़ा था, उसको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। ठीक है, जब एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है बचपन में ही, उसके लिए यूज़ किया जाता है स्टैंड ऑन वंस फीट। टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बेटा ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो गलत हो जाएगा, ये तो क्या बता रहा है, ये तो केवल शारीरिक रूप से आपके शक्तिशाली होने की बात कर रहा है। ठीक है, टू बी इंडिपेंडेंट, बेटे हो सकता है, इंडिपेंडेंट का मतलब है टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, टू शोल्डर वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी अर्ली इन लाइफ, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ इन अर्ली चाइल्डहुड, उसके लिए हो जाएगा। टू स्टैंड इरेक्ट, बेटे ये तो गलत हो गया, ये तो सीधा खड़ा होने की बात कर रहा है, यहाँ सीधे खड़े होने की तो बात है ही नहीं। ठीक है, कि वर्टिकल पोजीशन में खड़े हो गए, ये तो गलत हो जाएगा। टू बी सक्सेसफुल, बेटा इंडिपेंडेंट नहीं होता तो हमें इसका प्रयोग करना पड़ता, लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट है। सक्सेसफुल में तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल तो वो हो जाएगा जो सफल हो चुका।
सफल होना और जिम्मेदार होना दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? सक्सेसफुल का मतलब है अचीविंग योर एम्स और व्हाट वाज इंटेंडेड। ठीक है, व्हाट वाज इंटेंडेड, जो इंटेंडेड था, जिसकी इच्छा रखी गई थी, उसको प्राप्त कर लेना, वो क्या है? वो सक्सेसफुल वाली सेंस आ जाएगी। ये तो गलत हो गया हमारा। क्या आ जाएगा हमारा? टू बी इंडिपेंडेंट। इट इज़ हाई टाइम, सबसे पहली बात किसी भी सेंटेंस के अंदर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ लॉन्ग टाइम, ऐसे कोई भी फ्रेज आ जाता है बेटे, तो हमेशा एक बात की गांठ मान लीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट दिया जाएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्यों? ये सब्जंक्टिव मूड होता है, अनफुलफिल्ड विश को बताता है, इमेजिनेशन को बताता है, आपके हाइपोथेटिकल आइडियाज़ की बात करता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या लगता है? सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। इट इज़ हाई टाइम द क्राउन प्रिंस, द क्राउन प्रिंस हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब बच्चे ये कहते हैं जी आप कैसे कह सकते हो ये सब्जेक्ट है? अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इससे पहले प्रेपोजिशन होती। ठीक है बेटे, गांठ बांध लेना इस चीज़ की भी, अगर ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट होता तो इससे पहले प्रेपोजिशन का आना जरूरी था। अब ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या आया? केम। केम क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। केम आउट ऑफ हिज शेल। शेल क्या होता है? जो कवर होता है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? शेल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका मूंगफली होती है, उसका शेल होता है। जैसे आपका टॉर्टोइस होता है, कछुआ होता है, टर्टल होता है, उसके ऊपर एक शेल बना होता है। जो द हार्ड आउटर पार्ट ऑफ एग्स, नट्स, सम सीड्स एंड सम एनिमल्स, दैट इज नोन एज शेल। ऐसे ही आपका जो गन का क्या होता है, जब कार्ट्रिज को फायर किया जाता है, बुलेट फायर की जाती है, तो उसमें से जो मसाला या बारूद है वो तो निकल जाएगा, उसमें क्या बन जाएगा? बच जाएगा, शेल बच जाएगा। कम आउट ऑफ हिज शेल, द क्राउन प्रिंस केम आउट ऑफ हिज शेल। भाई बहुत देर कर दी उसने, तो उसे तो बहुत पहले क्या कर लेना चाहिए था? अपने इस शर्म के घूंघट को उतार देना चाहिए था। उसे तो थोड़ा बहुत सामाजिक हो जाना चाहिए था, उसे झिझकना नहीं चाहिए था। वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? इसी का। कम आउट ऑफ वंस शेल का मतलब क्या होता है? टू बिकम लेस शाई and more comfortable, confident when talking to other people. That is known as come out of one's shell. अब यहाँ पर आया बेटे appeared suddenly, ये तो गलत हो जाएगा। अचानक ही कहीं पे प्रकट होने वाली बात आ गई। जब आप अचानक ही किसी से मुलाकात करते हो तो वहाँ पर हमारा एक इडियम आता है बेटे, come across। फ्रेज आता है ये आपका come across, मतलब to meet somebody suddenly, by chance, अचानक ही मुलाकात होती है। नेक्स्ट है बेटे बिकेम मोर सोशेबल। बेटे यहाँ पर ये हमारा आ सकता है, ठीक है, बी हमारा आ सकता है। फिर कहता है बिकेम अ लूजर। ये लूजर तो गलत हो जाएगा। लूजर तो क्या होता है बेटा? जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खो देता है, किसी चीज़ में हार जाता है, ए पर्सन हु इज़ डिफीटेड इन अ कॉम्पिटिशन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लूजर। ठीक है, ए पर्सन हु इज़ रेगुलरली अनसक्सेसफुल, उसको हम क्या कहते हैं? उस फेल्ड व्यक्ति को, उसको हम कहते हैं लूजर। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिर कहता है रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स। बेटे कपड़े रिमूव करना ये गलत हो जाएगा, तो ये तो नेकेडनेस को शो करेगा। ठीक है, ये गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पापा आया बेटे और आगे भी पा दे रखा है। इज एट प्रेजेंट, बेटे जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड इस प्रकार से कम दो शब्दों की सेम पोजीशन पे आती है, इनिशियल पोजीशन पे खास तौर पे, तो वहाँ पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच तैयार होता है? उसे कहते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। आप अक्सर क्या कहते हो? रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रा 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 आया बेटा, ये क्या बन गया? अनुप्रास। मेरी मैरिड द मेयर मैरिली, मा 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 मा। His Highness held his haughty head, ha 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 ha. Peter plays polo in Poland. यहाँ पा आया, ये भी क्या बन गया आपका? अलिट्रेशन, अनुप्रास। अब बेटे यहाँ कहते हैं एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होता है? बेटे आपने देखा होगा जो बिल्कुल चीप लेवल पे चले जाते हैं लोग, ठीक है, जिसमें क्या होता है? It means to behave in an exaggerated way to attract people's attention. जैसे हम बात करें सपना चौधरी जैसी की,
ये डांस करती थी, इसके डांस के अंदर क्या था, वल्गैरिटी ज़्यादा आती थी और सीटी बजाने वाले ज़्यादा आया करते थे। ठीक है, तो वैसा जो है मतलब इस प्रकार के स्टफ़ को जो अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं प्ले टू द गैलरी, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। आपके सांग होते हैं, उसे जो बहुत ही बढ़िया क्लास है आज के दिन, जो एलिट्स हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, वो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके जो थिएट्रिकल कैरेक्टर्स होते हैं वे चीप लेवल पे आ जाते हैं। तो वो क्या था, उसके लिए प्ले टू द गैलरी का प्रयोग कर दिया जाता है। तो बेटे यहाँ पर एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी अडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स। बेटे ये चीप टैक्टिक्स वाला हमारा हो सकता है। ठीक है, चीप टैक्टिक्स ये हम कर सकते हैं। फिर कहता है बिफूलिंग द कॉमन मैन, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो मूर्ख बनाने के लिए आया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहता है फाइटिंग फॉर वोट्स, बेटे फाइट तो लड़ाई करना हो जाएगा, झगड़ा करना हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अपीजिंग और सेटिस्फाइंग द मासेस, यहाँ पर इसे समझो, अपीज का मतलब क्या होता है, अपीज का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, टू मेक समबडी कामर, लेस एंग्री बाय गिविंग दैम व्हाट दे वांट। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपीज। जैसे छोटा बच्चा है, वो किसी चीज़ की फरमाइश कर रहा है तो उसको वो चीज़ पकड़ा के शांत कर दिया। ठीक है, सेटिस्फाई करने वाली सेंस में आ गया। तो यहाँ पर अपीजिंग या सेटिस्फाइंग द मासेस, बेटे ये मच बेटर है। तो ये हमारा नंबर 2 पर आता। अब हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये ना होता तो इससे काम चलाना पड़ता, एक्सप्लेन कर देता है उस चीज को। His blood ran cold when he heard that his innocent parents were brutally murdered by the fifth columnist in the dead of night। सबसे पहले आइए इन द डेड ऑफ नाइट। बेटे रात के सन्नाटे में, ठीक है, जब सारी दुनिया मरी पड़ी थी, उस टाइम पे उनका मर्डर कर दिया गया। एक होता है ब्रॉड डे ब्रॉड या ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दोपहरी में। ठीक है, फिर आया बेटे द फिफ्थ कॉलमिस्ट। फिफ्थ कॉलमिस्ट का मतलब क्या होता है, जयचंद, गद्दार, विभीषण, घर का भेदी। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, द फिफ्थ कॉलमिस्ट। इसमें ये बंदा रहेगा आपके साथ, अंग आपका होगा, लेकिन आपकी काट करेगा। जैसे आपका स्नेक इन द ग्रास होता है, आस्तीन का सांप होता है। ठीक है, आई बात समझ में, उस प्रकार का व्यक्ति होता है। उस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं, फिफ्थ कॉलमिस्ट यानी ट्रेटर, गद्दार। कहता है बेटा हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड दैट हिज इनोसेंट पेरेंट्स वर ब्रूटली मर्डर्ड बाय द फिफ्थ कॉलमिस्ट इन द डेड ऑफ नाइट। रात के सन्नाटे में उस गद्दार ने उनका बेरहमी के साथ मर्डर कर दिया। ये सुनकर उसका खून क्या था, पूरी तरह से पानी हो गया, उसका लहू जम गया। अब ये लहू जम जाना क्या होता है बेटे, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से डर जाता है, एकदम से घबरा जाता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लड रन कॉल्ड। अब यहां पर वॉज फ्राइटन्ड, बेटे वॉज फ्राइटन्ड हमारा हो सकता है। फ्राइटन का मतलब क्या है, फ्राइटन का मतलब है टू वन मेक वन फील अफ्रेड, स्केयर्ड, टेरिफाइड। पैरानॉइड भी यूज कर दिया जाता है कई बार, पेट्रीफाई का प्रयोग करते हैं आप कई बार। ठीक है, एक होता है इंटिमिडेटेड। इंटिमिडेटेड मतलब जब आप भीरू किस्म से व्यवहार करते हैं, जब आपको एकदम से डर सताता है, आप वैसा डरपोक पने से काम करते हैं। फीलिंग फ्राइटन्ड एंड नॉट कॉन्फिडेंट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज नोन एज इंटिमिडेटेड। अब ये इंटिमिडेटेड आ जाएगा, कावर्डली आ जाएगा, पेट्रीफाइड आ जाएगा, आपका स्केयर्ड आ जाएगा। ठीक है, पैरानॉइड आ जाता है। इस प्रकार के, इसके लिए इडियम्स भी आपको करवाए गए थे दो, एक आया था येलो बेलीड, एक आया था चिकन हार्टेड। तो वो डरे हुए के लिए था, वो कायरता दिखाने के लिए था, घबराने के लिए था। तो वॉज फ्राइटन्ड हमारा हो सकता है। वॉज हॉरिफाइड, बेटे ये भी हो सकता है, लेकिन ये मच बेटर है, ये गलत हो जाएगा हमारा। उसका कारण क्या है बेटे, हॉरर मूवीज़ देखते हो, हॉरर मूवीज़ में क्या है, आपको इसका मतलब है टू मेक वन फील एक्सट्रीमली शॉक्ड, डिस्गस्टेड, उसमें भी आ जाता है, और उसमें एकदम से शॉक लगता है। ठीक है, और फ्राइटन में क्या था, जैसे खेत में आप स्केयर करो खड़ा करते हो, वो हॉरर मूवी की तरह गलत हो जाएगा, उसको बनाना पड़ेगा फिर से। तो हॉरिफाइड यहाँ पर गलत हो जाएगा। हॉरिफाइड भी भयभीत है, लेकिन ये है अपॉल्ड। अपॉल क्या होता है, अपॉल का मतलब होता है डरा होना, टू शॉक समबडी वेरी मच, दैट इज अपॉल, ये बन जाएगा।
वॉज डिस्गस्टेड, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। डिस्गस्ट, बेटे आप कई बार क्या कहते हो, हाउ डिस्गस्टिंग, छी कितना खराब है। फीलिंग और शोइंग डिस्गस्ट, दैट इज नॉन एज डिस्गस्टेड, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के प्रति आप अपना डिसअप्रूवल देते हो और वो भी बड़ी सख्ती के साथ, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिस्गस्ट का, ये एलिमिनेट हो जाएगा। वॉज डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड के लिए बेटे एक तो हमारा आता है टू बी इन ब्लूज, ठीक है, इन द ब्लू भी बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन को दिखाता है। और बेटे डिप्रेशन के लिए डिजेक्टेड आता है, डिस्ट्रॉट आता है, ग्लूमी आता है, डाउन एंड आउट आता है, डिमोरलाइज्ड आता है। जब आदमी पूरी तरह से अवसाद ग्रसित होता है, उसके लिए सबसे अच्छे शब्दों में तो आता है डिजेक्टेड। दूसरा क्या आता है डिजेक्टेड के बाद, अच्छा आजकल आपका डिस्पोंडेंट भी आया हुआ है, ठीक है, अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड, दैट इज डिस्पोंडेंट, ये भी इसी का पर्याय होता है, पेपर में कई बार आ चुका। जब आप पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, दैट इज नॉन एज डिस्ट्रॉट। एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंक्शियस सो दैट यू कैन नॉट थिंक क्लियरली, दैट इज डिस्ट्रॉट। तो मानसिक रूप से एकदम से अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, आपको शौक भी लगता है, तो वो क्या है, वेरी डिप्रेस्ड, ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। दिस इज सो सिंपल दैट, ये इतना इतना सरल है कि इवन ए मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। ये मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या है, कॉमन मैन। एक आपका होता है लेमैन। लेमैन कौन होता है, जैसे आपका किसी को एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता, वो क्या है, वो लेमैन के लिए यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु डज नॉट हैव एक्सपर्ट नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज नॉन एज लेमैन, आम आदमी किस्म का, ठीक है। कैन अंडरस्टैंड इट। एन ऑर्डिनरी पर्सन, बेटे ये हमारा हो सकता है एक साधारण आदमी। एन इलिटरेट, इलिटरेट तो हो जाएगा निरक्षर। निरक्षर का मतलब है जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है, जिसे अपना नाम आदि भी नहीं लिखना आता, उसको क्या कहते हैं, इलिटरेट। आपका लिटरेट होता है साक्षर। साक्षर मतलब जिसे अक्षर ज्ञान है लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे के लिए क्या आ जाएगा, एजुकेटेड आ जाएगा, और अशिक्षित के लिए क्या आ जाएगा, अनएजुकेटेड आ जाएगा। एन अननोन पर्सन, अननोन तो इसमें बिल्कुल गलत हो गया बेटा। अच्छा, अननोन पर्सन आपने देखा होगा, एक होता है गुमनाम, बेनाम, अज्ञात, उसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं अनोनिमस। जैसे कई बार आपके पास फ़ोन कॉल आता है बेटे, आपके पास जो कॉल आया है उसमें आपको नंबर दिखाया जा रहा है, नंबर तो डिस्प्ले हो गया लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं आया, तो वो क्या कहते हो, कोई अज्ञात कॉल है, अनोनिमस कॉल है। और यहाँ अननोन पर्सन है, वन हु इज़ नॉट एक्वेंटेड विद यू, जिसका आपसे परिचय नहीं है, वो क्या है, अननोन। अगला है ए स्ट्रेंजर, बेटा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन राजकुमार वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस, जब राजकुमार जी क्या कहाँ गए, अपना दावा करने के लिए गए, किस पर, इंश्योरेंस के ऊपर। फॉर हिज कार, कार का इंश्योरेंस करा रखा था, कोई मिसहैपनिंग हो गई तो वो उसका इंश्योरेंस लेना चाहते थे, ठीक है, क्लेम लेना चाहते थे। द एजेंट सेड दैट, तो एजेंट ने उनसे कहा कि ही हैड नॉट ए लेग टू स्टैंड ऑन, कि भाई तेरी बात में दम नहीं है, कोई आस नहीं है, उम्मीद नहीं है। तो उम्मीद ना होना, दम ना होना, आस ना होना, उसे क्या कहते हैं, टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन, ये बन जाएगा आपका। पहला आया हैड बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, बेटे ये तो साधारण सा ट्रांसलेशन वाला भाव आ जाएगा, भाई दुर्घटना घटी थी उसमें इंजरी हो गई उसकी टांग पे, गलत हो जाएगा। वॉज लेम एंड अनेबल टू वॉक, लेम क्या है बेटे, लूले लंगड़े के लिए यूज करते हैं, वो लंगड़ा है और वो चल नहीं सकता, ये भी क्या है, इररेलेवेंट हो जाएगा। डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, बेटे ये हो सकता है उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी उसको क्लेम को प्राप्त करने की। वुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बेटे इंतजार करने की बात आई, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। टू कास्ट एस्पर्शंस, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आया बेटा, ठीक है। कास्ट एस्पर्शंस, एस्पर्शंस क्या होते हैं बेटे, जब हम किसी के ऊपर लांछन लगाते हैं, क्रिटिकल और अनप्लेजेंट रिमार्क्स और जजमेंट्स, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एस्पर्शंस का प्रयोग किया जाता है। कास्ट अप एस्पर्शंस या फिर कास्ट ए स्लर ऑन, स्लर भी क्या होता है, ये डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, किसी को बिलिटिल करना, उसके ऊपर झूठे सच्चे लांछन लगाना यानी कीचड़ उछालना, ठीक है, छीटाकशी करना, उसके लिए यूज करते हैं। टू एक्ट एज द पिलर ऑफ सपोर्ट, बेटे ये पिलर ऑफ सपोर्ट तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
फिर कहता है टू रेज एस्पिरेशंस। बेटे रेज एस्पिरेशंस का मतलब क्या है? अब एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे कहा जाता है एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स कौन होते हैं? जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जिनमें एक महत्वाकांक्षा होती है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। तो बेटा यहाँ पर क्या आया आपका? रेज एस्पिरेशंस, तो इच्छा जगाने वाली बात आ गई। ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू और टू गेट समथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एस्पिरेशन। ये तो गलत हो जाएगा हमारा। फिर कहता है टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स। बेटे अनप्लेजेंट रिमार्क्स करना, कमेंट्स करना या सरकास्टिक रिमार्क्स करना, किसी के ऊपर छिटाकशी करना, ये हो सकता है। टू डिजॉल्व ऑल द डिफरेंसेस। बेटे जितने भी मतभेद हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल हो सकता है, कम्युनल हो सकता है, उस प्रकार के सारे भेदभावों की सारी दीवारों को गिरा देना, ये गलत हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स। नाउ लेट मी साइट एन एग्जाम्पल ऑफ योर सीरियल पवित्र रिश्ता। उसके अंदर एक आपकी सविता ताई आया करती थी। वो अपनी बहू अर्चना के ऊपर झूठे सच्चे लांछन लगाया करती थी। वो क्या होता था? कास्ट ए स्लर ऑन या टू कास्ट एस्पर्जन्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑन या इन द कार्ड्स, आपके पेपर में आता है ऑन, और अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पर इन भी लिखा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि किसके पेपर में क्या दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप फॉरेनर हैं, फॉरेन स्टूडेंट हैं, या फिर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। हमारे में ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा? ऑन मिलेगा। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है जो चीज़ सामने संभावित है, भाई ऐसा अब तो होगा ही होगा। एक टावर है बेटे, फ्लड आया हुआ है, अब वो क्या है? धीरे धीरे टिल्टिंग पोजीशन में आता जा रहा है, स्लॉन्टिंग कंडीशन में आ गया है। भाई अब तो ये गिरना लाजमी है, यानी इमिनेंट, एन इमिनेंट डेंजर, संभावित खतरा है। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑन द कार्ड्स। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो एलिमिनेट हो जाएगा बेटे। इम्पॉसिबल एलिमिनेट होने की वजह क्या थी? इम्पॉसिबल तो है असंभव, ठीक है। अनप्रॉबेबल जो हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। दैट कैन नॉट एग्जिस्ट और बी डन, नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। शॉकिंग, बेटे शॉकिंग गलत हो जाएगा। शॉक में तो क्या है? आपको एकदम से आघात लगता है, धक्का लगता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। शॉकिंग क्या है? दैट ऑफेंड्स और अपसेट्स पीपल, दैट इज मॉरली रॉन्ग, दैट इज शॉकिंग। और कई बार कह देते हैं वेरी बैड, वेरी अनप्लेजेंट, वो भी क्या है? शॉकिंग। जैसे शॉकिंग स्टेट होती है, शॉकिंग एक्सपीरियंस हो जाता है आपका। एविडेंट, एविडेंट का मतलब है जो विदित होता है। विदित कैसे होता है? जो क्लियर है, इजीली सीन है, ऑब्वियस है, एपेरेंट है। अब एपेरेंट भी पेपर में आता है। इजी टू सी और अंडरस्टैंड, दैट इज एपेरेंट, ये तो गलत हो गया हमारा। एविडेंट हो सकता है, लेकिन अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेटे एंटीसिपेटेड। बेटे कई बार क्या होता है, कोई क्रिमिनल वगैरह है, वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है, जिस पर कोई एक्यूज्ड जो होता है वो गिरफ्तार होने से पहले ही ले लेता है। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग, यानी लुक फॉरवर्ड टू वाली सेंस आ जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्ट, उसकी बात आ जाएगी, समझ आ गया। तो यहाँ पर बेटर कौन सा है? जिसकी संभावना जताई गई है, जिसकी उम्मीद की गई है। तो उम्मीद की गई है तो एंटीसिपेटेड आ जाएगा, एविडेंट नहीं आएगा। एविडेंट क्या था आपका? था इजीली सीन, टू बी इजीली सीन, यानी जो ऑब्वियस है, जो एपेरेंट है, ठीक है। तो हमारा बनेगा ये। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अब किसी चीज़ को आपने देखा है, वो एविडेंट है। एविडेंट का मतलब क्या था? वहाँ पर वो चीज़ आपको क्लियरली इजीली सीन है, उस अंदाज में आ गया। और जबकि एंटीसिपेटेड में क्या है? एडवांस में जब आप किसी चीज़ के बारे में उम्मीद करके चलते हो, ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा कि ऐसा घटित होगा, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ नंबर 1 पे क्या आएगा आपका? आपका यही आएगा, एंटीसिपेटेड, ठीक है बेटा। ये जो थोड़ा थोड़ा अंतर आता है बेटे, इसी चीज़ को समझना है। और जिस दिन इसको पकड़ जाओगे, आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स एकदम से ऊपर चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया है।
और किसी के कुछ भी कोई भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मेरे पास व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।